अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, आज के मेट्रो मैटर्स में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी सतह पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या हो रहा है और आगे की जो पिक्चर है वो भी जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तारुफ कराता हूँ अपने गेस्ट से। आपका हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नुमान सहगल साहब, जो कि बिजनेसमैन हैं, तजियाकार हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नुमान सहगल साहब। उनके साथ मौजूद हैं जनाब शेख अकील अहमद साहब। शेख साहब जो हैं वो तजियाकार हैं और सोशल इश्यूज़ पे ना सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी उनकी गहरी नज़र रहती है। बहुत शुक्रिया आपका शेख अकील अहमद साहब। और नुमान सहगल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक तो मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं और हमारे नाजरीन के लिए भी अपनी थोड़ी सी वर्किंग हमें बताइए और किस तरह से आपका जो पॉलिटिकल भी कैरियर रहा और उसमें भी आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स रही और सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, अब बात ये होती है कि हम नेगेटिविटी से चीज़ें शुरू करते हैं, मैं वैसी बात नहीं करना चाहूँगा। बड़ी हाई होप्स हैं और जो यहाँ सिचुएशन है अभी हमारी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें हमें जो है ना थोड़ा सा एहसास महरूमी है लोगों में। तो हमें थोड़ी सी एक समझ लीजिए डेवलप करना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग, और उनको एक पेज पे लाना पड़ेगा और वो ख़त्म करना पड़ेगा। ये बेसिक फैक्टर है। इसके अलावा फिर बेशुमार चीज़ें, महंगाई और तमाम चीज़ें, वो एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है। पूरी दुनिया में महंगाई है, तो हमें ना अपने लोगों को अपने करीब लाना पड़ेगा और वो मैं समझता हूँ कि उनको जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमें फोकस करते हुए उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उस पर उनको समझ लीजिए अपने से क्लोज करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जी आपके उतने हर एक के इक्वल राइट्स हैं। मैं ये समझता हूँ बेसिकली। तो ये मेरा पहला, मैं समझता हूँ कि पहला स्टेप होना चाहिए हमारा। राइट। और आपने ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर में और आईटी में भी आपने खासा काम किया, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आजकल की सूरत हाल को आप कैसे उससे मैच करते हैं? देखिए, इस पहले ज़रा इतने साल पहले की हम बात करें 2003, 4, 5 की, तो वो उस ज़माने में एक डिफरेंट वो था। फिर विद टाइम चीज़ें बदलती जाती हैं। इवन अगर आप उस वक्त का लैपटॉप उठाएं, आज का देखें, तो चेंज होती हैं, फ़र्क आ रहा है। तो आज के लिहाज से मैं समझता हूँ इसमें हमें जो एजुकेशन के बैकग्राउंड की बात करें या हम हेल्थ की, जैसे आपने फरमाया हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो हेल्थ सेक्टर में मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमने अब डाउ को आप ले लीजिए, उस ज़माने में डाउ कॉलेज था, हमने डाउ यूनिवर्सिटी उसको डेवलप किया। आज उसका स्टैंडर्ड आगा खान के करीब है, तो हमें पॉजिटिव वे में लेके आना चाहिए। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में जो गरीब आदमी का और जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और सपोर्ट चाहिए, जो कि एक आम आदमी उसको ले सके, फैसिलिटी अवेल कर सके। तो ये बेसिक नीड है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी हेल्थ में एडवांसमेंट तो बहुत हो गई है पाकिस्तान में और हमारे पास बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल मौजूद हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी ले रहे हैं हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। जी, इवन डॉक्टर्स हमारे बाहर हैं, डॉक्टर्स अमेरिका में। जनाब शेख अकील अहमद साहब, क्या देख रहे हैं सूरत हाल, कहाँ जा रही है पाकिस्तान में मईशत के हवाले से? पहले हम बात कर लें तो मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा महंगाई है और लोग इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए उस पर फोकस करे और उसमें महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन है। तो रेवेन्यू जनरेशन अगर हम कर लेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि गवर्नमेंट को आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका मैं ये समझता हूँ कि बेहतर हल ये है कि आप बैंक के थ्रू टैक्सेशन का निज़ाम कर दें। बैंक में लोग जाके चालान जमा करवाएं और उसकी टैक्स फाइल बन जाए, उस टैक्स फाइल को FBR में रजिस्टर्ड हो जाए और वो उसकी रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाए। इसमें गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा और टैक्स रजिस्ट्रेशन फाइलर की तादाद में भी इजाफा होगा। तो ये रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन में क्या फ़र्क है? रेवेन्यू जनरेशन ये होता है कि उसको आप इम्प्रूव करते हैं, पॉलिसीज़ ऐसी बनाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ माइल हों। और जो रेवेन्यू जो इकट्ठा करते हैं उसका नुकसान ये है कि वो टैक्स लगा के रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं।
जिससे लोग ज़्यादातर मुतासिर होते हैं और वो फिर महंगाई के ज़िद में आते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो जनाब नुमान सहगल साहब, आप बताइए कि बिजनेस कम्युनिटी अब क्या कहती है, क्या सोच रही है? बजट तो आ चुका है जी, आपने भी देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल। असल में बिजनेस कम्युनिटी भी ज़ाहिर है वही आम लोग हैं जो हमारे ज़ाहिर है मतलब जो हमारे मुल्क में एक इंडिविजुअल्स हैं तो वो भी बिजनेस में हैं, कुछ लोग ज़रा नौकरी पेशा हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी ज़रा डिस्टर्ब है। उसकी वजह ये कि हम अगर चाहते हैं इकॉनमी बेहतर हो तो हमें ये चाहिए, गवर्नमेंट भी हम में से ही है ना, तो हमें ये चाहिए पॉलिसी मेकिंग में सबको स्टेक होल्डर के तौर पे ऑन बोर्ड लिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता ना। जब आप पॉलिसी मेकिंग में अगर आपके टीवी चैनल का किसी आदमी को लिया ही ना जाए और टीवी चैनल के हाल से पॉलिसी बन रही हो तो आप मुझे बताइए कैसे उसमें कामयाबी होगी। तो मेरी इसमें गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, और न सिर्फ ऑन बोर्ड लिया जाए, उनकी एक जाहिर सी बात है कोई ऑथेंटिक उनके पास अथॉरिटी हो जिस पे चलते हुए वो जो है ना मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकें। तो इसमें बिजनेस कम्युनिटी इसलिए डिस्टर्ब है कि जो टैक्स के मामलात हैं वो बढ़ गए हैं, जैसे उन्होंने फरमाया, और वो टैक्स जब लगाया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि जो टैक्स पे टैक्स है, मतलब आप बिजली के बिल पे भी टैक्स देते हैं और आप इनकम पे भी टैक्स देते हैं। बट टैक्स देखिए ना, हर जगह पूरी दुनिया में टैक्स का एक रेशो होता है, तो हमारे यहाँ कोई रेशो नहीं है। आप हर चीज पे, पेट्रोल पे भी टैक्स देते हैं और फिर आप इनकम पे भी टैक्स देते हैं। उसके बावजूद भी ये सुनने को मिलता है कि नॉन फाइलर्स हैं। देखिए, नॉन फाइलर्स का भी मैं जरा सा आपसे अर्ज करूं, हमारा सिस्टम इतना डिफिकल्ट है, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि अगर जो स्ट्रांग है, जो पुराना कारोबारी आदमी, एक ले मैन है बेचारा, वो पहले वो टैक्स प्रैक्टिशनर को ढूंढे, कोई सिस्टम ही नहीं है, आप इनकम टैक्स जमा कराने वाला बंदा ढूंढे, उसके बाद उसको फीस दे, उसके बाद जमा कराए, उसको इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज हर आदमी IT ट्रेंड नहीं, हर आदमी एजुकेटेड नहीं है। तो ये अवेयरनेस पहले पैदा करें और इसका जैसे इन्होंने फरमाया कि आसान तरीका निकालें, तो टैक्स पेयर सब बन जाएंगे। जब टैक्स वैसे कट ही रहा है तो टैक्स देने में क्या मसला है? टैक्स वैसे कट रहा है तो टैक्स हर चीज में कट रहा है। अब ट्रैवलिंग पे भी हो गया तो वो काटे बेशक, मगर ये कि उस पे हमें ये भी तो हेल्प करें कि कहीं तो हेल्प करें जहाँ पे हम अपना बिजनेस से पैसे जनरेट कर सकें। अगर इनकम आपकी जीरो हो जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा तो एक दिन आएगा कि कोलैप्स कर जाएगी हर चीज। जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स कैसे देंगे? जब इनकम होगी तो टैक्स देंगे ना। आप शेख साहब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं टैक्सेशन पे सहगल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा और इसीलिए मैंने कहा कि टैक्स जो है बैंक के थ्रू जमा कलेक्शन शुरू कर दें तो उसमें लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि सबसे पहले सबसे जो बड़ा मसला होता है वो आप लॉयर को ढूंढें, उसके बाद उसकी फीस अदा करें। तो फीस भी आप दें, टैक्स भी आप दें, तो ये लोगों के लिए मुश्किल है। अगर एक बंदा हर महीने जाके अपनी टैक्स जो भी आप नॉमिनल, जिस इदारे को टैक्स लेना है वो लॉयर भी वही देना, कंसल्टेंट में वही प्रोवाइड करे कि भाई आओ टैक्स दो। हाँ, होना तो यही चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर्स को ये भी तो डिमांड करनी चाहिए ना। हाँ, टैक्स पेयर डिमांड कहाँ कर सकता है? वो तो सिर्फ टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए बस अगर वो बैंक में हर महीने जाके वो जमा करवा दे, उसको एक अमाउंट बता दिया जाए कि इतनी आपकी अमाउंट है, ये आप जाके बैंक में जमा करवा दें और 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जमा करवा दें। 1000 रुपये, 1200 रुपये वो हर महीने जमा करवाएगा और डेफिनेटली टैक्स जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि हम रोजाना कुछ भी हम खरीदते हैं, खाने पीने की चीजों से लेकर माचिस तक और हर चीज तक उसमें टैक्स लगा होता है, तो फिर भी कहते हैं कि आप नॉन फाइलर हैं, आप फिर टैक्स आप फिर दोबारा से उसको अकाउंट फॉर कराएं। वो एक्चुअली ये इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फाइलर के लिए वो नॉन फाइलर और फाइलर का जो फ़र्क है वो ये है कि आप लॉयर को लें के थ्रू आप टैक्स फाइल करें। जब आप टैक्स फाइल कर देंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप फाइलर कहलाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तो वो उसमें क्यों नहीं सिस्टम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जब चीज खरीद रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा NIC नंबर है ना उस पर, राइट, जो इस भी आउटलेट पे आप जाएं, वो इवन के मोबाइल नंबर तो आपका नोट करते हैं अपनी प्रमोशंस भेजने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए मोबाइल नंबर तो आपका नोट करते हैं, तो वहीं पे आपका NIC नंबर भी नोट कर लें और डायरेक्ट उधर से आपका अकाउंट में चला जाए टैक्स। हाँ, ठीक है। उसके लिए जरूर ये भी कर सकते हैं कि वो हर अदारा अपने एक कार्ड इशू कर दे, उसमें मोबाइल नंबर भी होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर भी होगा, वो कार्ड स्कैन करे और उसी पे वो खरीदारी कर ले। लेकिन इसमें फिर नवाज सहगल साहब आप बताइए, फिर इसमें वरना फिर जो टैक्स चोरी वाला मामला है वो तो फिर आ जाएगा ना ऑन रिकॉर्ड। मैं इस पे अर्ज करूं कि एक तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मीडिया से भी दरखास्त करता हूं कि हम इतनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन चली जाती है ना, इंफॉर्मेशन चली जाती है। होता ही है कि हम लोग पाकिस्तान के जो लोग हैं, दुनिया के
बहुत अच्छे लोगों में इनका शुमार होता है। बाहर तो कोई किसी को मतलब पूछता भी नहीं है, कोई मर भी रहा होता है, यहाँ अगर किसी को चोट लगती है तो 20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा नेचर ये फ्रेंडली नेचर है और हम इतना ज्यादा लोगों को आवभगत करते हैं हर जगह आप देखें। तो इसको सामने रखते हुए देखिए, टैक्स चोरी जो है ना, वो एक जो वर्ड है टैक्स चोरी का जो है ना डेफिनेशन वो बना रहा है इदारा। तो वो आप अगर ओवरऑल देखें तो टैक्स चोरी तो कोई ऑटोमेटिकली टैक्स कट रहा है, टैक्स चोरी नहीं हो रहा। और कलेक्शन इतना कहां से हो रहा है? अगर टैक्स चोरी हो रहा है तो कैसे कलेक्ट हो रहा है? और उसके बाद आप ये मुझे बताइए कि रिटर्न में क्या मिल रहा है पब्लिक को। चलो टैक्स आपने जितना भी दिया, ये तो हर टैक्स पेयर पूछना चाहता है जी। ये भी तो पूछे ना कि आप क्या क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, गरीब आदमी को हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल रही है पूरी दुनिया में। आप सोचें कि हर जगह कनाडा ले लें, इंग्लैंड ले लें, ठीक है डेवलप कंट्रीज है, मगर वहां सिस्टम बना हुआ है, टैक्स लेते हैं वो, मगर उसके बदले में कुछ देते भी हैं। तो यहां आप देखिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, रोड रास्ते आपके बने हुए नहीं है, डेवलप नहीं है, आपको हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। बिजली का लाखों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, लाखों रुपए के बिल दे रहे हैं, जब मर्जी है बिजली बंद, जब मर्जी है बिजली ऑन। तो ये तो कोई तरीका नहीं ना। तो इस पर मेरी अर्ज ये कि एक तो टैक्स लेते वक्त आप रिटर्न क्या दे रहे हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पैदा करें और आसान तरीका निकालें। जैसे आपने फरमाया कि जब आपकी सैलरी का टैक्स कटता है ना गवर्नमेंट सर्वेंट का, कोई टैक्स वो नहीं चाहिए वकील, ऐसे सिस्टम बनाएं। मगर सिर्फ हम लेने की एंड पे हैं, देने की एंड पे आई एम सॉरी हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग नहीं, हमारे इदारे नहीं हैं। तो वो अगर इतना अच्छा सिस्टम बना लेंगे, जैसे मैंने देखा अभी ये दुबई की काउंसलेट में कि उन्होंने एक खुशी का एक महकमा बाकायदा बनाया है कि उन्होंने कहा जी हम ये खुश रखने के लिए हमने बाकायदा ऑफ हैप्पीनेस। बड़ी बात है वो इस पे गौर करने के अवाम को खुश कैसे रखना जी। तो अवाम को खुश आप करेंगे। और मैं आया हूँ खुशी खुशी आपके चैनल पे, आपने मुझे इस तरह से बुलाया है, तो आप अगर मुझसे रूड हो जाएंगे तो मैं तो नहीं आऊंगा। तो अगर यही चीज हमारे डिपार्टमेंट्स की जो बहुत अच्छे लोग हैं हमारे अफसरान, वो अगर जो है ना चीज लोगों को अपने करीब कर लें और उसमें उनको प्रोवाइड करें, और उनको वो बेचारा तो उसको एक पानी का गिलास भी कोई नहीं पूछता जब वो टैक्स, हमें तो आवभगत होनी चाहिए। दुबई वालों ने रेड कार्पेट बिछाया हुआ है लोगों के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इस तरह का कोई फैसिलिटेशन दें, यू विल फील अ बिग चेंज। राइट। हम नाज़रीन वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। नुमान सहगल साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, तो ये बताइए कि आपके पास आप पोर्टफोलियोज कौन कौन से हैं? आप फेडरेशन का भी पार्ट है माशाल्लाह। जी, FPCCI में हमारी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कमेटी है, इसका मैं कन्वीनर चेयरमैन हूँ। और इस पे हम ओवरऑल पाकिस्तान पे जो बिज़नेस के हवाले से, हॉर्टिकल्चर का जो बिज़नेस है उस हवाले से जो मामला आते हैं उसमें हम अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कोई ऐसे इख्तियारात तो नहीं है हमारे पास, ज़ाहिर है कोई गवर्नमेंट एंटिटी तो नहीं है, मगर इट्स ऑफ कोर्स प्राइवेट ओरिएंटेड, सेमी प्राइवेट कह लें, FPCCI इदारा है, तो उस पर बिजनेसमैन नहीं, बड़ा मजबूत इदारा है, बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ है वो। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और उसमें ये होता है कि उसमें भी बहुत देखभाल के चलना पड़ता है, ज़ाहिर है हर चीज़ के एक प्रोटोकॉल्स हैं तो वो देखना पड़ता है। आपका अपना बिजनेस आप क्या करें? देखिए मेरा अपना तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसके अलावा मेरा वेजिटेबल फ्रूट्स का ट्रेडिंग है, मेरी यहाँ लोकल ट्रेडिंग है, और थोड़ा सा हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले भी मैं एक्सपोर्ट करता था मैंगोस और ऑरेंजेस। इसके साथ हमारा एक और बिजनेस है फ्रेश फ्लावर्स का, और वो हमारा ब्रांड है बाय द नेम ऑफ वेरिटा फ्लावर्स, जो मेरी मदर ने शुरू किया था 50 ईयर्स बैक। अब मेरी वाइफ सायरा सहगल जो हैं वो लुक आफ्टर करती हैं, वो उसको माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से लेके चल रही हैं। तो आपने फ्रेश फ्लावर का जिक्र किया, ताज़ा फूल अब आ रहे हैं? इसमें मैं वो लोगों के मूड देख के तो नहीं लगता कि ताज़ा फूल आ रहे हैं, लग रहा है मसनूई फूलों से काम चला रहे हैं। असल में इसमें नो कमेंट्स तो मैं कह नहीं सकता, तो कमेंट तो देना पड़ेगा। देखिए अब ये हालत हो गई है कि इसमें जो फ्रेश फ्लावर्स की जो इंडस्ट्री थी वो इस तरह से कोलैप्स कर रही कि हम लोग जब हम भी फ्लावर्स ग्रो करते थे, बहुत साल तक ग्रो करते रहे और अब भी कुछ कोशिश करते हैं, मगर क्या है कि चूंकि फैसिलिटेशन नहीं मिली, और फैसिलिटीज और वेदर हमारा जरा सा डिफरेंट है, और जो सर्द इलाके हमारे वो 3-4 महीने वहाँ फूल ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि ग्रीन हाउसेज, जो कि एक डेवलपमेंट का तरीका है पूरी दुनिया में, कि ग्रीन हाउसेज कंट्रोल्ड टेम्परेचर एक समझ लीजिए एक जगह है जिसके अंदर फूल ग्रो किए जाते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो आम आदमी नहीं कर सकता। तो वो उसमें ये हुआ है कि जहाँ लेबर चीप है, जो कीनिया है, ऐसी कंट्रीज हैं, और जो है इवन इंडिया में हो रहा है और डिफरेंट जगहों पे, तो वो लोग जो है ना ग्रो कर रहे हैं, जो कि हॉलैंड के फ्लावर्स बहुत महंगे होते थे, तो वही सीड वहाँ पे ग्रो हो रहा है। अब उधर से ज़ाहिर एक्सपोर्ट होने की बात है, तो हम लोग आज से चंद साल
पहले बहुत ज़्यादा फ्लावर्स इंपोर्ट करते थे। अलग अलग डेज होते हैं, मदर्स डे जैसे होता है उसमें माओ के लिए ज़रा स्पेशल दिन होता है, इसी तरह से वैलेंटाइंस डे होता है और दीगर दिन होते हैं। तो इस पर फ्लावर्स की अपनी एक डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और शादियाँ हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत उसका एक ओकेजन होता है, एक फैमिली का हिस्सा होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शादी की फ्लावर के बगैर तो कोई तकरीब मुकम्मल ही नहीं हो सकती। जी, अब होता ये था कि फ्रेश फ्लावर्स होते थे, उससे स्टेज बनते थे, उससे अरेंजमेंट्स बनते थे। मगर अब ये हुआ है कि इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ लग गई हैं कि वो फ्रेश फ्लावर्स, वो कहते हैं जी असेंशियल आइटम में नहीं है। अब हम पहले तो ये डिफाइन करना है असेंशियल क्या है और नॉन असेंशियल क्या है। तो आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ शादी है तो लोकल फ्लावर्स का प्रॉब्लम तो डेली लाइफ का पार्ट है फ्लावर। जी नहीं, मगर लोग कहते हैं ना लोकल लगा लो। वैसे भी मोहब्बत के इजहार का भी एक तरीका है कि जी आप फूल पेश करते हैं जी, उसमें देसी गुलाब आप लगा सकते हैं मगर उससे वो ब्यूटी नहीं आती ना। हर एक का एक नॉर्म, एक तरीक़ाकार होता है। तो उस पर यह है कि ख्वाजा साहब शादी के लिए एक सूट बनाते हैं तो उसका एक तरीका, एक आपकी थीम होती होगी, ऐसी फ्लावर्स की थीम होती है, उसके मुताबिक आप फ्लावर्स। तो उसमें क्रिजेंथेमम्स जो कि ज़ाहिर बाहर से इंपोर्ट होते हैं, इसमें लिलीज, ठीक है, वो बाहर से, और रोजेज भी खास तरह के जो 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम रोजेज होते हैं बड़े, वो इंपोर्ट होते हैं। उसकी एक अच्छा गुलदस्ता, एक अच्छा फ्लावर अरेंजमेंट और स्टेज बनता है जो कि जाहिर सी बात है लोगों की आंखों को अच्छा लगता है। ओकेजन होती है तो जैसे आप अच्छा खाना सर्व करते हैं, ये भी उसका पार्ट है। अब हुआ ये है कि वो इतनी ज़्यादा टफ पॉलिसीज आ गई हैं, उसमें जो भी वजह उसकी बने कि इंपोर्टर्स जो हैं उन्होंने मंगाने बंद कर दिए हैं। हम लोग जो हैं जब रिटेल करते हैं तो लोग इतना ज़्यादा हमें बल्कि नाराज़ होके जाते हैं कि इतने प्राइसेस आ रहे हैं, हम क्या करें, हमें अब ज़ाहिर प्रॉफिट भी डालना है और मिनिमम भी रखें तो वो कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो मेरी ये भी दरख्वास्त है कि देखिए पहले चीज़ या तो ग्रो करने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। सालों टैक्सेस का इशू कब से, कितने सालों से ये अभी 2-3-4 साल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो फूल 250-300 रुपए का था वो 700-800 का हो गया एक फूल की कीमत जी। और ये फूल इस पे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स बढ़ गया जी। और जो वहां से चलता है, अगर 100 रुपए का फूल चलता है, मैं आपको और ब्लंटली बता दूं, वो हमारे एयरपोर्ट से जब बाहर निकल के दुकान तक नहीं समझ लें बाहर निकलता है तो वो 300 से 350, 400 उससे भी ज्यादा हो जाता है। अब हम 10-20% प्रॉफिट पे भी काम करें, उससे भी कम पे करें तो हार्डली ब्रेक इवन पे छूटते हैं। और फिर आपको पता है पेरिशेबल है, खराब अलग होता है। तो ये सारी चीजें, उसका सारा फायदा दूसरे ममालिक उठा रहे हैं, दुबई उठा रहा है और जगहों पे हो रहा है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं और आपको पता है स्मगल होकर चीजें आ जाती हैं, तो वो भी एक मसला है। तो इस पर मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो, इसमें हजारों लोग काम करते हैं और अनएजुकेटेड लोगों के पास यही एक रास्ता है जिसमें हम भी ट्रेन करके लोगों को लाते हैं। तो ये हमारी ज़हीरा फ्लावर्स के आउटलेट्स हैं। हम टोटल पार्कों के साथ भी हमारा जॉइंट एग्रीमेंट है, हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। हमारी हर जगह आउटलेट्स हैं। फिर हमारी शहबाज पे और डॉलमेन मॉल में हमारी आउटलेट है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम काम करें। तो इसमें क्या बेहतरी कैसे आएगी, क्या आप सजेस्ट क्या करते हैं? देखें, मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि इसमें भी आप ये देखें कि पॉलिसी तो हम बना लेते हैं, जो पॉलिसी बनाने वाला है उसने तो कभी कोई फ्लावर का शायद बिजनेस को देखा नहीं ना, तो वो तो बैठा अपने ऑफिस में पॉलिसी बना रहा है। मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये होगी कि आप टैक्सेस लगाएं, आप लगाएं, बट इतना लगाएं ना जो बेरेबल हो। मतलब आप मुझे बताइए, कॉस्ट एंड फ्रेट का एक फॉर्मूला था कि 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए का फ्रेट होगा। लग्जरी आइटम तो नहीं है फ्लावर, लग्जरी आइटम नहीं है, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स असेंशियल आइटम, क्योंकि डेली लाइफ का पार्ट, डेली लाइफ का पार्ट है। आपको अपने यहाँ अगर बना लगाना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे। आप लोकल फ्लावर्स देखिए, ग्लैडुलस है लोकल फ्लावर है, ट्यूब रोज है लोकल फ्लावर, वो भी सीजनल है और सीजनल फ्लावर्स होते हैं। सीजनल में आप इंपोर्ट की पॉलिसी इसको वो करें और बेशक IMF है, आप इसको जो है ना जरा नरम गोशा लें तो आप देखें कि इसमें कितना, आप कहते हैं इकोनॉमी को बेहतर बनाओ, आप देखें कि इस इंडस्ट्री में मैं आपको कमिट करता हूं और एक चैलेंजिंग पोजीशन पे आके मैं आपको इस चीज को मैं यहाँ बैठ के आपसे कमिटमेंट करता हूं कि यू विल फील द डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस पे बहुत चीजें ऊपर आएंगी और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ये मेरा आपको इसमें बिल्कुल मैं बिल्कुल कमिट कर रहा हूँ आपसे। ये ड्यूटीज रिलेटेड है कि टैक्सेस में अगर उसमें उसको रिवाइज किया जाए। जी, इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं आप उसको कंसिडर करके देख लें कि अगर 100 रुपए का फूल है तो 300 रुपए तो ड्यूटी ना लगाएं ना उस पर। मतलब आप देखें ना मार्जिन, उसकी ड्यूटी का हिसाब तो लगाएं, फिर उसके ओवरहेड्स लगा के वो लोग खरीद नहीं सकते। जो हमारे यहाँ 15,000 या 20,000 का बुके खरीदता था आदमी, जिसकी
पावर थी टू बाइंग पावर थी, अब वो 3,000 का एवरेज 4,000 पे आ गया, चूंकि आपने एक तरफ इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि आदमी कुछ उसके पास बचता ही कुछ नहीं, तो क्या करें? और लोकल इंडस्ट्री में इसमें ग्रो कर सकते हैं? लोकल इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ खड़ी हो, हमें ऑन बोर्ड ले। ये सिर्फ प्राइवेटली लोग अपने तौर पे, जैसे हम लोग हैं और हमारे जैसे और लोग हैं, वो बेचारे कर रहे हैं, और वो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल इतना नीचे आ गया है इंपोर्ट में कि लोगों ने बिल्कुल, अगर 150 इंपोर्टर थे तो वो शायद 5 रह गए, तो ये सिचुएशन आ गई है, तो हम उसमें तैयार हैं। तो आप एक दिन ना फूल लेके जाएं असेंबली में, सबको पेश करें फूल। हम तो सारे लोग हमसे फूल लेते हैं वैसे, और हम पेश भी करते हैं और इंशाल्लाह पेश भी करेंगे। उससे कोई फर्क पड़ जाए तो हम तो तैयार हैं कि आप आएं और उसमें असेंबली में वैसे आइडिया दे रहा हूं आपको। नहीं तो असेंबली ना बहुत सारे फूल भर के ले जाएं इंडिविजुअल, और असेंबली के फ्लोर पे जाके, असेंबली गेट पे जाके सबको प्रेजेंट करेंगे। हम तैयार हैं। मैं इसमें आपको यहीं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हम जो है सिंगल रोज, हम जितने असेंबली मेंबर हैं हम वहां बांटने को तैयार हैं, और हम उनके सामने पेश करने को तैयार हैं। फूल देख के उनका मूड अच्छा हो जाए और फिर वो इस पे कुछ, वो तो हमारे पास ही आते हैं वैसे फूलों के लिए, मगर ये है कि हम उनको मजीद इसमें बात करने को तैयार हैं, और लोग बहुत अच्छे हैं, मगर थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। जनाब शेख साहब, आप बताइए, ये सारे मसाइल पोजीशन तो अपनी जगह, जैसे नुमान साहब कह रहे हैं कि फूल जो है वो इंपोर्ट हो रहे थे और अब मामला हुआ, तो ये हम चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं, टैक्सेस भी ठीक है, लेना ज़रूरी है चीज़ें, लेकिन उसका कोई रेशो होना चाहिए। और इंटरनेशनली अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनली इस वक्त बहुत पीछे है, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं, जिसकी वजह से लोग इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे और एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। अभी एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ था कि डॉलर्स नहीं थे। अच्छा, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं थे, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट भी चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था। अच्छा, फ्लावर्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो फ्लावर्स एक अच्छी चीज़ है, ये इंडस्ट्री भी बड़ी ग्रो कर रही थी, लेकिन अब वही बात है जैसा सहगल साहब ने कहा कि जो 20,000 में ख़रीदता था वो अब 3,000 पे आ गया, और ये हुआ है। अब लोगों ने बुके लेना छोड़ दिया, उसकी जगह खाली हाथ चले जाते हैं या कुछ और लेके चले जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि उन लोगों को इसमें शामिल करे पॉलिसीज़ बनाते वक्त जो लोग इससे रिलेटेड हैं, ताकि वो अपना बताएं गवर्नमेंट को कि क्या इसकी बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, और वो पॉलिसीज़ बनाएं। तो दुनिया आगे कैसे जा रही है, उसमें पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए आपके ख्याल? आलमी सियासत कहाँ जा रही है? जी, पाकिस्तान को अपनी जो आलमी उससे कम्पीट करने के लिए, आलमी दादी से कम्पीट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को सॉफ्ट करना होगा, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम के लिए बनाई जाती हैं, और पाकिस्तान में आवाम के लिए कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। अगर आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाएंगे तो आवाम भी गवर्नमेंट के साथ मिल के चलेंगे और गवर्नमेंट भी स्ट्रांग होगी, इसमें लोग टैक्स भी देंगे, और दूसरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से जो बेनिफिट लोगों को मिलेगा तो वो फिर गवर्नमेंट को भी उसका रिटर्न मिलेगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? फॉरेन पॉलिसी में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं ना, पूरी दुनिया में जितने भी हमारे सीजीज हैं और एम्बेसडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए वहाँ पर काम करें और वहाँ पर पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करें। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि यूएसए में एक दफ़ा मैं था, तो दोस्त थे ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक दोस्त ने मुझसे पूछा कहाँ पर रहते हैं, मैंने बताया पाकिस्तान। वो कहाँ है? मैंने कहा पाकिस्तान कहाँ है? तो इंडिया। मैंने कहा नहीं इंडिया, पाकिस्तान। मैं तो पाकिस्तान नहीं पता। फिर मैंने उसको पूरा समझाया, तो कहते हैं हमने सुना पाकिस्तान में लोग गारों में रहते हैं। मैंने कहा ये किसने कहा? आपने पाकिस्तान कभी देखा है? उधर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जैसा अमेरिका में बिल्डिंग्स हैं उसी तरह की, उस क्वालिटी की नहीं है लेकिन वैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बड़े अच्छे माहौल में हम रहते हैं। तो ये है सूरत हाल। और एक दफ़ा ऐसी यूरोप में हुआ कि हम लोग स्टेशन पे कितना पहले की बात बताइए आपने? ये 90s की बात है, 2000 की बात है, 20 साल पहले। अब तो तकरीबन सारे लोग जानते होंगे आई थिंक अमेरिका में। हाँ, अब जानते हैं तो लेकिन उससे पहले तो कोई भी नहीं जानता था। और लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि ये जो हमारे फॉरेन ऑफिसेज हैं ये वहाँ पर काम करें, लोगों का अवेयरनेस दें, और फिर जो हम लोग जाते हैं, हम एम्बेसडर होते हैं ना, हम भी लोगों को बताएं, तो उससे पाकिस्तान का इमेज भी थोड़ा सा बढ़ेगा। और राइट। और नुमान सहगल साहब ये बताइए कि एम्बेसीज हमारी फॉरेन ऑफिसेज
दीगर मुल्कों में होते हैं, हम और भी कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं, वो अपने मुल्क की प्रोडक्ट को बड़ा प्रमोट करते हैं, अपने मुल्क की चीज़ों को कोशिश करते हैं कि उस कंट्री में जहाँ भी वो बैठे हैं वहाँ पे वो लाएं, उसको इंट्रोड्यूस कराएं और बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें, चीज़ें करें। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या देखते हैं? देखिए कि इस पे मैं नेगेटिव ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं। जब से मैं FPCCI पे देख रहा हूँ, इसमें बहुत कोशिश की जा रही है और इसमें हमारी एम्बसीज भी जाना बशाना साथ मिलके चल रही हैं। थोड़ी सी लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, आपके चैनल के थ्रू भी जाएगी कि ये काम हो रहा है, इस पे काम कर रहे हैं। मगर हमें ये करना पड़ेगा कि हम देखें कि जो कामयाब नेशंस हैं उनकी पॉलिसीज जिस तरह वो लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा हम आपस में इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर तौर पे किया जा सकता है। जैसे अभी फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग काफ़ी आगे माशाल्लाह चीज़ें जा रही हैं और हो रहा है। इस तरह से गोश्त और के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से तो काफ़ी काम हो रहा है। और हमारी पाकिस्तान की जो हमारी एम्बसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें कोशिश कर रही हैं, मगर FPCCI के हवाले से हम इसमें मज़ीद रोल प्ले करने को तैयार हैं। और अगर वो वही बात आती है कि अगर बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड तरह सा और ले लिया जाए, जो कि एक फेडरेशन का जो हमारा इदारा है, पूरी ज़ाहिर है उनके बिजनेसमैन हैं सारे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने जाना है और सेल होना है, चाहे वो वेजिटेबल फ्रूट्स हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ना। इवन फ्लावर्स में आप ले लें कि ट्यूब रोज जो कि वहाँ पे फ्रांस में एक सिंबल के तौर पे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में बाकायदा उसकी पिक्चर मौजूद है। वी हैव दिस ऑनर। और मैंगोस को आप ले लें, दुनिया में बेस्ट मैंगोस। तो ये इसकी अवेयरनेस और इसमें वो वही बात है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर से बिजनेसमैन साथ बैठा होगा हमारे काउंसलेट में, हमारी एम्बसीज में, तो इसमें आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नजर आएगी। वो बैठा हुआ है मगर उसको और प्रॉपर तरीके से यही पॉलिसी मेकिंग में उसको ला के और बिजनेसमैनों को जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको अब जैसे ही इन करेंगे, जो कि उन्होंने किया हुआ है, UAE ने किया हुआ है, चाइनीज ने किया हुआ है, उनका ट्रेड वाला साथ बैठता है, उनके ट्रेड काउंसलेट होते हैं, बैठे हुए साथ, और वो फौरन आपको दे रहा है, संडे को भी आपको टाइम दे रहा है। तो अब मुझे नहीं पता, मैं बाहर मैंने जो देखा है तो अच्छा एक्सपीरियंस तो हुआ है, बट मैं इतना ज्यादा ज़ाहिर है मैं तो यहाँ दूसरी एम्बसीज को इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मगर अगर इसी तरीके से वो काम करें और वो जो है ना अपने साथ उन बिजनेसमैन को साथ एक्टिवेट कर लें जो यहाँ पे भी हैं और बाहर भी हैं, तो उसमें ये होगा कि आसानी हो जाएगी कि वो प्रोडक्ट्स जो उन्हें सेल करने हैं, वो जो स्पोक्समैन है वो साथ बैठा होगा, तो आपको इतना ड्रास्टिक, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा कि वो आपकी सोच है माशाल्लाह। जैसे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, इनकी बाहर एग्जीबिशंस वगैरह हो सकती हैं, बाहर फेस्टिवल्स हो सकते हैं जी किसी भी कंट्री में। जी फेस्टिवल हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हमारे हो रहे हैं। अब सॉरी आपकी बात मैंने काटी अगर कुछ इस कहना चाहते हैं, मगर ये कि इसमें फेस्टिवल जो हैं वो हो रहे हैं। हर प्रोडक्ट का तकरीबन फेस्टिवल समझ लें रेगुलरली हो रहा है और इसमें हमारा FPCCI में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ समझ लें कमिटीज़ हैं जिसको लुक आफ्टर करती हैं। तो ये हो रहे हैं और आप किसी वक्त नेक्स्ट प्रोग्राम में कहीं मैं आपको उसकी डिटेल भी शेयर कर लूँगा कि कौन कौन से और रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, और वो लोग भी आ रहे हैं। और वो फिर यूनिवर्सिटीज एक्सचेंज प्रोग्राम भी आ रहा है यहाँ पे और दीगर चीज़ें इसमें आ रही हैं जो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं। बल्कि उनके डिप्लोमेट्स तो हमारे यहाँ आके वापस जाना ही नहीं चाहते। दे आर सो हैप्पी क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा उनको माहौल मिलता है और बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग मिलती है और हमारे लोगों की तरफ से बहुत आवभगत मिलती है। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि ये एग्जीबिशंस का अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी इसमें हो रहा है और उसको बढ़ाया जा सकता है। जनाब शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि मामलात को आगे बढ़ाने में सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए? सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को गवर्नमेंट तो अपनी जगह है ही, हाँ। उसकी जिम्मेदारी तो है ही। गवर्नमेंट को साथ उन लोगों को भी मिलाना चाहिए, जैसे सहगल साहब ने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, उन लोगों को मीटिंग्स में साथ मिलाएं, उनकी राय लें और उससे फिर आगे कारोबार पे तरक्की होगी। तो इसमें ये सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये कि एम्बेसीज भी काम कर रही हैं, बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और वो एग्जीबिशंस भी हो रही हैं। उसके अलावा इस एजुकेशन एक्सचेंज का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो इसमें काफ़ी काम अब शुरू हो चुका और ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों अमेरिकन वो जो आए थे, अमेरिकन सेनेटर आए थे जो असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी हैं, वो बिजनेस के हवाले से यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए उनके पास बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है बिजनेस के हवाले से और वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं पाकिस्तान को बिजनेस
कम्युनिटी को। तो उनके साथ मिलके जब ये प्लानिंग करेंगे और एक पॉलिसीज़ बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। राइट, हम वापस आते हैं नाज़रीन, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और जनाब शेख साहब से बात हो रही थी, शेख अकील अहमद साहब से। बताइए कि सोसाइटी के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं, आपने एक सेगमेंट की बात की बिजनेस, उसके अलावा बाकी नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सारे इतने सारे लोग हैं। सिर्फ गवर्नमेंट पर ही जिम्मेदारी छोड़ के हम बैठ जाएं, हम कुछ नहीं करें? नहीं, गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी छोड़ के ना बैठे, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपना रोल खुद प्ले करें। इसमें साइंटिस्ट हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, और फीमेल हैं, मेल हैं, सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे, सब मेहनत करें और ईमानदारी के साथ अपना जो जिस भी फील्ड में है वो ईमानदारी के साथ अपना काम करें, तो उसमें उसको तरक्की भी मिलेगी और कामयाबी हासिल करें। आखिरी बात सबसे अहम है जी, बिल्कुल ईमानदारी के। ईमानदारी। तो आप क्या कर रहे हैं आजकल, एक्टिविटी क्या हो रही है? आप एनवायरनमेंट पे भी कुछ काम कर रहे थे? एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा हम लोग किडनी हिल पे थोड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ हमने पौधे लगाए। मैंने अपने घर पे भी बहुत पौधे लगाए, और उसके अलावा किडनी हिल मेरे घर पे पौधे नहीं है, बहुत शदीद जरूरत है पौधों। मिल जाएंगे आपको कौन से। नहीं, वैसे एक बात है, देखें अभी ये हीट स्ट्रोक चल रहा है हमारे पास। जी जी, देखिए 2015 में फर्स्ट टाइम हीट स्ट्रोक ऐसा आया था कि मतलब वही वाली बात थी कि बॉडीज रखने की जगह नहीं थी। राइट, सही। और अब भी सूरत हाल जो रही और जो डेटा आ रहा है, फिगर्स आ रहे हैं, सरकारी इदारे ठीक है उसको कुछ को ऑन कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे, लेकिन हो तो रही है ना डेथ, चीज़ें तो है ना। तो कराची के बारे में कहते हैं जी कंक्रीट का जंगल है, तो जंगल तो हमने खुद बनाया ना, अब उसको हम ग्रीन भी हमें खुद ही करना है, तो वो कैसे होगा बताइए? इसमें हर शख्स को चाहिए कि वो अपने घर पे कम से कम एक पौधा लगाए, और अगर कराची की हर आदमी एक पौधा लगाए कम से कम ना। हाँ, घर का हर फर्द एक पौधा लगा दे, कहीं भी लगा दे, घर में जगह नहीं है बाहर लगा दे, रोड पे लगा दे। उसका फायदा ये होगा कि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। 3 करोड़ आबादी है कराची की, 3 करोड़ दरख्त तो लग ही जाएंगे, तो इससे कराची का एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा और लोगों के मूड भी बेहतर हो जाएगा। पक्की बात है। नवाज साहब बताइए, इसमें फूलों के अलावा दरख्त भी जरूरी है ना? थोड़ा ऐड करूंगा। सबसे पहले तो लोगों की मूड की मैं आपको बताता चलूँ, एज अ एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की, तो आप देखें कि कराची और अगर आप लाहौर या किसी और शहर में जाएं, इवन हैदराबाद भी जाएं, तो वहाँ लोगों को गुस्सा कम आता है। उसकी वजह कि पोल्यूशन रेट जो है वो आपकी नर्व्स पे असर करता है, ये रिसर्च से पता चला। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा हम बात बात पे गुस्से में आ जाते हैं, ये हमारी हम जानबूझ के नहीं करते, ये समझ लीजिए हमारी मजबूरी है। हमें जहन में हमारे जो है ना पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन जो धुएं का, उसकी वजह से ये होता है। और इसके साथ जो दरख्त की बात है, सबसे पहले जो दरख्त लगे हुए हैं वो बचाए जाएं, वो नहीं कटने चाहिए। उसके लिए हमने रूल्स निकाले थे, इवन हमने FIR भी कटवाई थी। एनवायरमेंट लॉज हैं, रूल्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, और उसके साथ साथ ये बेसिक आ गई जो हम जो है ना कहते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो आपकी वाली बात है, खुद क्या कर रहे हैं। तो जब मैं अभी कमेटी हमने स्टार्ट किया, ज्वाइन की, तो उस पर हमने कहा जी पहले खुद, जब मैं उसको करता था, गाड़ियां चेक करता था पोल्यूशन की वजह से, पहले अपनी गाड़ी चेक कराता था। तो मैंने ये कल ही से समझ लें स्टार्ट लिया फिजिकली, और हमने नीम के 150 पौधे जो है NGO के साथ मिलकर स्टार्ट लिया, लगाए। आगे हम मुख्तलिफ जगहों पे सेंट्रल जेल में और दीगर जगहों पे हम ये पौधों की मुहिम शुरू कर दी है, हमने कर दी है। और पहला पौधा अपने हाथ से मैंने लगाया, और ये मैं फिजिकली एज अ वर्कर मैं काम करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो ये हम शुरू कर रहे हैं और शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ अपने घर पे मेरा ये था कि मैंने एक शुरू से एक स्लोगन दिया है, कोशिश की है कि 6 साल से लेकर और 60 साल का बुजुर्ग अगर एक पौधा लगाए जो उसके लिए पॉसिबल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा, अगर 3 करोड़ ना भी हों, 30 लाख भी हो जाएं, 10 लाख हो जाएं, तो उस पर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपको दुबई की मिसाल मिलती है, बारिश का आप हाल देख लें कि दुबई में क्या कंडीशन थी, अब क्या है। आप देखें सिंगापुर की क्लाइमेट देख लें, वहाँ भी सारा साल गर्मी होती है। मलेशिया को देख लें, दिस इज ऑल ग्रीनरी। तो इस पे मेरी यही दरख्वास्त है कि पौधे हम भी फ्री दे रहे हैं, और आपके घर के लिए भी इंशाल्लाह, और आपके गिरदो नवा के लिए, और आपको भी जहमत देंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें और अपने हाथ से पौधा लगाएं, जिसमें हम आपका कार्ड लगाएंगे कि जब तक पौधा ग्रो होगा तो उसके साथ आपके लिए भी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत आप पे नाजिल होगी। राइट, और उसको ऑन भी करना चाहिए, ऑन भी करना है, और वो कटने ना दें। देखिए जहां भी कट रहा हो ना, हमने अच्छा दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जाके पुलिस को ले आए, गिरबान पकड़ लिया, गाली दे दी, नो, बेसिक्स हैं कि
कचरा फेंकने में खुद अगर चौक बार खा के बच्चा फेंक देगा, रैपर तो वो 50 लोगों ने फेंका तो 50 रैपर तो यही हो गए। अगर वो फेंकना ही बंद कर दे, कनाडा में और बाहर जगहों पे ये शुरू से ट्रेनिंग होती है कि जी ये आपने नहीं करना। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप इन बेसिक अवेयरनेस स्कीम्स, हम इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस स्कीम स्टार्ट करें, और ये आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आप बेसिक कोर्स में डाल दें, और आप जो है ना एक दरख्त लगाएं, ये हॉबी बनाएं, कुछ उन्हें रिवॉर्ड दें बच्चों को कि तुम 2 दरख्त लगाओगे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चों के हवाले से याद है कि बहुत अच्छा है कि अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को भी इन्वॉल्व किया जाए तो बच्चे बहुत केयर करते हैं, वो चीज़ जो उनके हाथ से लगे, पौधा लगे, फिर उनके नाम पे डेडिकेट हो गए भाई ये आपके जिम्मे है ये पौधा, अब आपने इसको बड़ा दरख्त बनाना है। तो वो देख रहे होते हैं ना, अगर उनके घर में वो देखेंगे दरख्त कट रहा है, बाहर कट गया बगैर, और दरख्त ऐसे काटते, दरख्त कोई जीतती जाती चीज़ है, एक जैसे इंसान है वैसे दरख्त भी एक, ज़ाहिर है वो कोई मटीरियल नहीं है, आपने उठाया काट दिया, उसकी ट्रिमिंग करें, उसको वो करें। अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नाम नहीं लेना चाहता, से दोस्ती करें, प्यार करें जी। अब वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं बाहर, आप सोचें कनाडा में सर्दी में वो पूरा उसका जो है ना कवर करते हैं, और जब गर्मी आती है तो वो कवर उतारते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना उसका लिहाज करते हैं। तो अगर हम भी ये चीज़ कर लें तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, और हमारी क्लाइमेट आप देखें, पहले क्लाइमेट देखें कराची की कैसी थी, अब कैसी हो गई। कि आपने शहीद मिलत रोड मैंने देखा पिछले दिनों दरख्त उन्होंने ऐसे काटे जैसे कोई बात ही नहीं, सारी ग्रीन बेल्ट को कार पार्किंग का बना दिया, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। आप देखें रेशो देख लीजिए बीमारियों का उठा के। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि सबसे पहले जो लगे हुए खुदा के लिए उसको ना काटें, और अगर उसको एडजस्ट करना है तो उसकी ट्रिमिंग कर लें, उसको थोड़ा बहुत उसकी कटिंग कर लें, उसको रहने दें। और टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? टेक होम मैसेज मैं ये देना चाहूँगा आज के हवाले से कि इस तरह के प्रोग्राम में एक तो पॉजिटिविटी क्रिएट करें, क्योंकि जब हम बाहर गए तो लोगों ने कहा आप लोग बहुत नेगेटिव हैं, वी शुड, जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो पहले सोच लें बिजली होगी कि नहीं होगी, अख्तर साहब आए होंगे कि नहीं, हमारा सोच ये, वी हैव टू बी पॉजिटिव। मेरी सिर्फ इसमें यही एक मैसेज है सबके लिए कि बी पॉजिटिव, और एक तो हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम इतना स्ट्रांग बिलीव रखते हैं, तो उस पर आप पॉजिटिव रहें और कोशिश करें, और अपने मुल्क की, अपने लोगों की बुराई ना करें। नेगेटिविटी प्लीज मीडिया के थ्रू नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें। पूरी दुनिया अपने मुल्क की अच्छी चीजें बताती है, आप प्लीज हम लोग यहाँ से अच्छी चीजें बताएं। हम में खामियां हैं मगर हम सिर्फ खामियां ही बता रहे होते हैं। यकीन करें चैनल खोलते हैं तो दिल कभी कभी नहीं चाहता, मैं आपके तवज्जुह से, तो उस पर आप अच्छी चीजें बताएं। मुल्क में जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं कि बेस्ट आम हमारे मुल्क में होता है, बेस्ट कीनू हमारे मुल्क में होता है, बेस्ट एंकर अख्तर भाई जैसे एंकर्स यहाँ पे होते हैं, तो वो बताएं ना। अब उसमें तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बी पॉजिटिव। राइट, आखिरी बात मुख्तसर शॉर्ट। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुस्बत अपना रवैया इख्तियार कर लें, और मीडिया भी उसमें हमारे साथ मिलके चले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जैसे एंकर अख्तर शाहीन और बाकी और जितने भी अच्छे एंकर हैं, एंकर तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे दोस्तों में से हैं जिनका बड़ा पॉजिटिव रोल है, और जो इसको प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, जो मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहतर खिदमत अंजाम। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।